आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना संचालित की जा रही है, जिसमें बच्चों को 4,000 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपए खातों में ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में कई लोगों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है, इस योजना की नियम व शर्तें क्या है, इस योजना में किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म हमें कहां से मिलेगा, साथ ही इस योजना का लाभ किन बच्चों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इसमें प्रदेश के लगभग 4,050 बच्चों के खातों में 12-12 हजार रुपए की तिमाही का भत्ता उनके खातों में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फॉर्म दिखाते हैं किस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म भरना है और कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा। देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा फॉर्म है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसी फॉर्म को भरना होगा। इसमें बहुत ही सामान्य जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर आपको बच्चे का एक नवीनतम फोटो लगाना है। आवेदक के नाम के आगे आपको अपना नाम डालना है, जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। जिसने इस योजना के लिए अप्लाई किया है उसका बच्चे के साथ क्या संबंध है, दूसरे वाले कॉलम में आपको बताना है कि आप माता हैं, पिता हैं या संरक्षक हैं, या बच्चा स्वयं ही इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है, उसी के सामने आपको टिक कर देना है। नीचे आपको बच्चे का नाम हिंदी में डालना है। साथ ही चौथे कॉलम में आपको बच्चे का नाम अंग्रेजी में डालना होगा। अब बच्चे का नाम वही आपको डालना है जो आधार कार्ड में या आपने जो भी फोटो युक्त पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय सर्टिफिकेट दिया है, उसी के अनुसार आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखना होगा। 5वें कॉलम में आपको जन्म तिथि लिखनी है। साथ ही इसके आगे आपको जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है उस जनपद का नाम भी लिखना है। 6वें कॉलम में आपको बच्चे की माता का नाम लिखना है। साथ ही 7वें कॉलम में बच्चे की माता की स्थिति जीवित या मृतक, यानी वो जिंदा है या मर चुकी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। 8वें कॉलम में आपको मृत्यु की तिथि व कारण बताना होगा, किस तारीख को बच्चे की माँ की मृत्यु हुई है और किस कारण से उनकी मौत हुई है। पूरा विवरण इस 8वें कॉलम में आपको देना होगा। 9वें कॉलम में बच्चे के पिता का नाम आपको देना है। साथ ही साथ 10वें कॉलम में बच्चे के पिता की स्थिति, यानी जीवित हैं या मृतक हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अगर जीवित हैं तो जीवित कर दीजिएगा, अगर मृतक हैं तो यहाँ पर आप मृतक लिख दीजिए। अगर बच्चे की पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी आपको 11वें कॉलम में तिथि डालनी होगी, किस तारीख को मृत्यु हुई है। साथ ही उसका बच्चे की पिता की मृत्यु का कारण क्या है, उस संबंध में आपको 11वें कॉलम में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही 12वें कॉलम में संरक्षक का नाम व पूर्ण पता आपको लिखना होगा। जिसके संरक्षण में अभी बच्चा वर्तमान में है उसको अपना पूरा नाम व पता इस 12वें कॉलम में डालना है। साथ ही साथ 13वें कॉलम में संरक्षक का बच्चे के साथ क्या संबंध है, वो आपको 13वें कॉलम में लिखना है। 14वें कॉलम में आपको बताना है कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं है। अगर मूल निवासी उत्तर प्रदेश का है तो आपको हाँ के आगे टिक करना है। अगर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो नहीं के आगे आप सही का निशान लगा दीजिए। 15वें कॉलम में आपको अपना स्थायी पता डालना होगा, पिन कोड सहित। अब स्थायी पता आपको क्या डालना है, इस संबंध में आपको एक साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा, जिस साक्ष्य में आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा की पॉलिसी, गैस कनेक्शन की बुक, बिजली विभाग का बिल, साथ ही जल कर रसीद, गृह कर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से किसी एक की प्रति संलग्न करनी पड़ेगी। आप अब इनमें से जो भी प्रूफ आप इनके साथ लगा रहे हैं उसे आधार पर आपको 15वें कॉलम में एड्रेस भरना है। 16वें कॉलम में आपको अपना वर्तमान पता भरना है, जहां पर अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। 17वें कॉलम में आपसे पूछा जाएगा क्या संरक्षक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो उस स्थिति में आपको लागू नहीं है वाले बटन पे टिक करना है। साथ ही साथ अगर बच्चे के माँ पिता में से कोई एक जीवित है तो आपको इसके लिए एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जिसमें उसके संरक्षक की आय जो है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ये आपको परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका विवरण लिखना है, तो उसके आगे उनकी उम्र कितनी है ये भी आपको लिखना होगा।
19वें कॉलम में आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। वैकल्पिक है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। 20वें कॉलम में आधार कार्ड संख्या मांगी जा रही है आवेदक की। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, उसकी एक फोटोकॉपी इस आवेदन के साथ आपको लगानी होगी। 21वें कॉलम में आपसे मांगा जा रहा है बैंक खाते का विवरण। इसमें खाता धारक का नाम तो बैंक पासबुक हो वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। खाता धारक का बच्चे से संबंध बताना है, जिसका बैंक खाता आप यहाँ पर लगा रहे हैं उसका बच्चे के साथ क्या रिश्ता है वो इसको आपको इस आगे वाले कॉलम में लिख देना है। साथ ही यहाँ पर नीचे आपको खाता संख्या भरनी होगी, जो भी खाता संख्या आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, जो भी आपके संरक्षक हैं उनका यहाँ पर खाता संख्या डाल सकते हैं। इसके आगे आपसे बैंक का नाम पूछा जा रहा है, आपका किस बैंक में खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका नाम यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है बैंक की शाखा का नाम, यानी कौन सी जगह पर आपकी बैंक शाखा है, आपकी पासबुक में आसानी से मिल जाएगा, उसको यहाँ डाल दीजिए। साथ ही आप पता उसके आगे बैंक का पता भी लिख सकते हैं। बैंक की पासबुक में ये सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। इसके आगे वाले कॉलम में आपको IFSC कोड डालना होगा। हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, उसी कोड को यहाँ पर आपको यहाँ पर 11 अंक का IFSC कोड डाल देना है। इस प्रकार आपसे बहुत ही आसान जानकारी मांगी जा रही है, उस जानकारी को यहाँ पर आप आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। किन किन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिली है, बेसिकली ये योजना उन लोग बच्चों के लिए शुरू की गई है जिनके माँ बाप कोरोना महामारी के बीच में जीवित नहीं बचे हैं और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन इस योजना का दायरा अब बढ़ा दिया गया है, जिसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है अब इस योजना का लाभ उन सभी बच्चों को मिलेगा जो बच्चे किसी भी कारण से अनाथ हैं और जिनके माँ बाप जीवित नहीं हैं। उन बच्चों को इस योजना का लाभ अब दिया जाएगा, यानी हर वो बच्चा जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और किन्हीं कारण से जिनके माँ बाप जीवित नहीं है उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना की शर्तें क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है पहली शर्त इस योजना के लिए ये है कि जो भी 0 से 10 वर्ष का बच्चा है उसके खाते में सरकार 4000 रुपए डालेगी, लेकिन शर्त उसके साथ ये रहेगी औपचारिक शिक्षा हेतु उसका पंजीकरण किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर दूसरी शर्त बताई गई, ऐसे बच्चे जो पूर्णतः अनाथ हो गए हों सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों की देखभाल कराई जाएगी जिनका कक्षा 6 से 12 तक के लिए मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए इनका अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। तीसरे नियम में यहाँ पर बताया गया है कि सभी बच्चों को ये धनराशि तब तक प्रदान की जाएगी जब तक वो कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते। साथ ही साथ इसके लिए उनकी आयु भी निर्धारित की गई है, या तो वो कक्षा 12 की तक पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब तक उनको सरकार की तरफ से 4000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। साथ ही इसमें एक शर्त और रखी गई है, अगर वो 12वीं की पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो सरकार उनको 18 वर्ष की आयु तक 4000 रुपए प्रति महीना उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर 5वें कॉलम में जानकारी दी गई है, उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो इस संबंध में यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। देख लीजिए, यहाँ बताया गया सबसे पहले आपको बैंक पासबुक की छाया प्रति, साथ ही आपको फोटो पहचान पत्र जिसमें आपका पैन कार्ड, पेंशन, फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभाग की पहचान पत्र, इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास होगा तो वो चल जाएगा। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र, यानी आपने अगर किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना होगा। अगर आपने बच्चे को गोद नहीं लिया है तो आप पर ये लागू नहीं होगा। इसके बाद आपको अगर आपके माता पिता दोनों कोरोना महामारी के बीच में या किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। और माता पिता में से कोई भी एक लोग जीवित हैं तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें अधिकतम आय जो निर्धारित की गई है वो उनकी आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर माता पिता में से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र आपको नहीं देना होगा। इसके बाद आपको बच्चे की उम्र का सत्यापन लगाना होगा, जिसके लिए आप
आपको परिवार रजिस्टर की नकल या कोई भी सरकारी कागज लगाना होगा जिससे सत्यापित किया जाए कि बच्चे की आयु इतनी हो रही है। बच्चे की आयु अगर 6 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्था में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। यानी बच्चा जहां भी जिस भी कॉलेज में पढ़ रहा है उसका प्रमाण पत्र आपको कॉलेज से बनवा के इस फॉर्म के साथ लगाना होगा। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र भरना होगा। ये घोषणा पत्र अभी आपको नीचे दिखा देंगे। कि आपको एक शपथ पत्र देना होगा। ये शपथ पत्र आसानी से आपका बन जाता है। किसी भी वकील से आप आसानी से 10 रुपए के स्टाम्प पर बनवा सकते हैं। अगर बच्चे के माँ बाप की मृत्यु कोविड-19 के कारण से हुई है तो इसके साक्ष्य के तौर पर जो भी संरक्षक है उसको इस फॉर्म के साथ में एंटीजन या RT-PCR के पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या CT स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है। कोविड-19 का पेशेंट कपितः परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आवेदक को अपने हस्ताक्षर करने हैं। अगर आवेदक हस्ताक्षर करना नहीं जानता है तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगा सकता है। साथ ही नीचे उसके अपना नाम और पता डालना होगा। इसके बाद ये घोषणा पत्र जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे ऊपर, इस प्रकार का घोषणा पत्र आपको भरना होगा। इसमें बेसिक सी जानकारी भरनी है, आसानी से आप इसे भर सकते हैं। जो भी शपथ करता है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगेगा। पूरा फॉर्म भरने के साथ और सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद आपको इस फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है तो आपको बताते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको अपने तहसील में उप जिला अधिकारी कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको इस फॉर्म को अपने विकास खंड में जाकर ब्लॉक में जाकर के जमा करना है BDO ऑफिस में। जमा करने के बाद आपको इसकी रिसीविंग दे दी जाएगी और इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब